नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि सबसे पहले हम हिंदी में जानते हैं, जिससे संस्कृत में सूत्र के माध्यम से समझने में हमें सरलता रहे। तो आइए साथियों, पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि। यण एक प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? य, व, रे, ले। यण का मतलब होता है य, व, रे, ले। ठीक है। अब हम सामान्य रूप से हिंदी में ये परिभाषा जानते हैं। यदि ई के बाद असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तो ई का ये। ठीक है। और यदि उ के बाद असमान स्वर हो, तो उ का वह। और यदि री के बाद असमान स्वर हो, तो री का रे। फिर नेक्स्ट, यदि ली के बाद असमान स्वर हो, तो ली का लय हो जाता है। यह हिंदी में यण संधि की परिभाषा है। यदि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, तो ई के स्थान पर हम ये कर देते हैं। और उ के बाद कोई असमान स्वर आए, तो उ के स्थान पर हम वे कर देते हैं। री के बाद में कोई असमान स्वर आता है, तो री के स्थान पर हम रे कर देते हैं। और ली के बाद में कोई असमान स्वर आता है, तो ली के स्थान पर हम ले कर देते हैं। तो इसके माध्यम से हम ये उदाहरण देखते हैं मुख्य। तो देखिए, सबसे पहले जब मैं लिख रहा हूं इति धन आदि, ये उदाहरण है इति धन आदि। तो यहां पर देखिए, जो ई है इसको अलग करके लिख देता हूं यहां पर ई। ठीक है। और यहां पर आगे आ भी अलग लिख देता हूं और फिर लिख दिया दी आदि। ठीक है। अब देखिए, ई के बाद में असमान स्वर क्या है? आ है। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि यदि ई के बाद असमान स्वर हो, तो ई का क्या हो जाता है? ये। इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये हमारी संधि की परिभाषा कह रही है। अब हमें क्या करना है? इसको जोड़ देना है ई तक। ये हम यहां ले आएंगे और ई के स्थान पर क्या हुआ? ई के स्थान पर क्या हुआ? ये हो गया। ठीक। आगे आ और दी ये जोड़ देंगे। ठीक है। अब हम इनको जोड़ देंगे। तय के आगे कोई स्वर नहीं है, इसलिए याद आता है ये क्या आगे आ स्वर है, तो या और दे इत्यादि। ये हमारी संधि हो गई। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं साथियों। अनु धन आय। ठीक है। अब जो पहला शब्द है, इसमें स्वर अलग करते हैं हम, अ न, और ये उ अलग कर दिया। ठीक है। अब आगे क्या है? आय। आगे आय है।
अब साथियों देखिए, उ के बाद असमान स्वर आता है तो उ का क्या होता है, वे। यदि उ के बाद असमान स्वर हो तो उ का वे हो जाता है, अर्थात उ के स्थान पर वे आ जाता है। उ के आगे असमान स्वर ए है, इसलिए उ के स्थान पर वे हो जाएगा। और यहां पर जो अन है वो हम यहां लिख देंगे, ठीक। और आगे क्या बचा हमारे पास में, आइए यही तो है। देखिए यहां हमने अनु है, इसमें न में से उ हमने अलग कर दिया समझने के लिए। तो अन धन उ, अन और उ प्लस अय, ठीक है। उ के बाद असमान स्वर ए है तो उ के स्थान पर वह हो जाएगा। और यहां पर क्या बच गया, अन, तो अन नीचे ले लेंगे और अय को भी नीचे ले लेंगे। अब इनको जोड़ देंगे तो साथियों अ न के आगे कोई स्वर नहीं है, इसलिए आधा न, और व के आगे ए स्वर है, इसलिए पूरा व, और ये, तो ये हमारा शब्द बना अन्वय। क्या शब्द बना, अन्वय है शब्द बना। नेक्स्ट उदाहरण और देखेंगे हम। नेक्स्ट उदाहरण है जैसे पितृ धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा, ठीक है। इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे हम। जो री है इसको तैसे अलग कर देंगे, तो यहां पर लिखेंगे पीतर और ये हलंत, और यहां पर क्या लिखेंगे, री, ठीक। आगे लिखेंगे आज्ञा, यही तो है। पितरी इसको हमने अलग करके लिख दिया है, आज्ञा यहां पर लिख दिया है। अब हमें संधि करनी है, तो यदि री री के बाद कोई असमान स्वर हो तो री री का र हो जाता है, अर्थात री री के स्थान पर रे का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए री के आगे असमान स्वर है आ, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो पित है इसको हम इसी प्रकार से एज इट इज लिख देंगे, ठीक। अब आगे देखिए साथियों, आज्ञा लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, आज्ञा। अब तय और रे, तय और रे को यदि जोड़ते हैं तो क्या बनता है, त्रय, त्रय बनता है, ठीक है। तो इस तय और रे को जोड़ेंगे तो क्या होगा, त्रय होगा, और इस त्रय में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पित्रा, और फिर क्या, पित्राज्ञा। ये हमारी संधि हुई, ये हमारी संधि हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे उदाहरण है, नेक्स्ट उदाहरण लृ धन आकृति, लृ धन आकृति, ये उदाहरण है। अब लृ के आगे समान स्वर क्या है, आ, तो लृ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ले। देखिए यदि लृ के आगे असमान स्वर हो तो लृ का लय हो जाता है, अर्थात लृ के स्थान पर लय हो जाता है, लय हो गया। अब नीचे आकृति हम ले आएंगे, यहां से आकृति, अब हम जोड़ देंगे। देखिए ले के आगे आ है तो ले में आ स्वर जोड़ेंगे तो ला और कृति, लाकृति, इस प्रकार से हमारी संधि हुई। तो ये थी हिंदी में इस संधि की परिभाषा, और इस परिभाषा के अनुसार संधि। अब हम संस्कृत के सूत्र के माध्यम से ये यण संधि समझेंगे, जिससे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो साथियों आइए जानते हैं यण संधि। सूत्र है इको यणचि,
6177 नंबर क्या है सूत्र का? 6177 नंबर का सूत्र है और क्या है? इको यणची। अब यहां ये जो सूत्र है इसको हम अलग अलग लिखते हैं। इक है, यण और आगे लिखेंगे अची। ठीक है, तीन शब्द प्राप्त हुए हमें, एक है, यण और अची। एक में षष्ठी विभक्ति एकवचन है और यण में प्रथमा विभक्ति एकवचन है। अची में सप्तमी विभक्ति एकवचन है। अची तो एक षष्ठी विभक्ति एकवचन है। षष्ठी विभक्ति का अर्थ यहां पर क्या होता है कि एक के स्थान पर यण होता है। एक के स्थान पर यण होता है। एक के स्थान पर यण होता है, ये इससे स्पष्ट हुआ। तो षष्ठी विभक्ति होने पर हमारा सूत्र कौन सा होता है? षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी के स्थान पर ही हम क्या लिखते हैं? दूसरा वर्ण लिखते हैं, यण वर्ण लिखेंगे। यण वर्ण लिखेंगे। यदि सूत्र में, व्याकरण शास्त्र में कहीं भी षष्ठी विभक्ति आती है तो उसके स्थान पर परिवर्तन होगा। उसके स्थान पर परिवर्तन होगा। तो यहां पर इक है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, तो इसके स्थान पर परिवर्तन होगा। अब देखिए हम लिखते हैं उदाहरण, जैसे सुधी धन उपास्य। सुधी धन उपास्य ये उदाहरण है, सुधी धन उपास्य। ठीक है, अब जो इको यणची है, इको यणची, इसकी वृत्ति देख लीजिए कि एक स्थान है यण साथ अचि संहितायाम विषय। वृत्ति लिख देता हूं, एक स्थाने यण साथ अचि संहितायाम विषय, ये इस सूत्र की वृत्ति है। संहितायाम विषय का संधि होने पर, संधि करने पर एक के स्थान पर यण हो, अची होने पर, अची परे होने पर। अब अची के विषय में थोड़ा बाद में जानेंगे। अब देखिए ये जो सुधी है इसको अलग अलग करेंगे। से, उ, धे, ई। ठीक, और फिर उ, पे, आ, शे, ये, ए और विसर्ग। ये बन गया सुधी और उपास्य लिखा हुआ है। अब साथियों एक के स्थान पर यण हो जाता है, कब? संहिता के विषय में, संधि होने पर एक के स्थान पर यण हो जाता है। तो एक यहां पर कितने हैं? एक क्या होता है देखिए, ये भी जानिए। एक ई, उ, री और ली, ये एक है। ई, उ, री, ली। ठीक है, यहां पर एक कितने हैं? एक एक, दो एक, तीन। ठीक है, ई, उ, यहां पर तीन एक मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक के स्थान पर क्या हो जाता है? यण। अब यण कितने हुए? य, व, र, ल, ये यण है। क्या है साथियों? यण। ये लिख देता हूं यण और यहां पर लिख देता हूं एक। ठीक है, तो एक के स्थान पर यण हो जाता है। अब ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। किसके स्थान पर यण करें?
किसके स्थान पर यण करें, ये हम कैसे जाने? तो इसके लिए सूत्र है, नेक्स्ट सूत्र नंबर 2, तस्मिन् इति निर्दिष्टे, तस्मिन् इति निर्दिष्टे 1166, 1166 नंबर का सूत्र है। तस्मिन् इति निर्दिष्टे, ये सूत्र क्या कहता है कि सप्तमी में निर्देश किए गए, जो सप्तमी में जो निर्देश दिया गया है या सप्तमी के निर्देश के अनुसार सप्तमी से पहले जो इक होगा उसके स्थान पर यण होगा। ये देखिए सप्तमी अची, इसमें सप्तमी है, इसके पहले जो इक होगा उसके स्थान पर यण आदेश होगा। तो इसकी वृत्ति देखिए, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, वृत्ति सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण व्यवहितस्य अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, ये है इसकी वृत्ति। तो साथियों, वृत्ति में लिखा हुआ है कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी निर्देश के द्वारा होने वाला कार्य दूसरे वर्णों के अव्यवहित बाधा रहित पहले वर्ण के स्थान पर होगा। कहने का मतलब यहां पर जो ये दूसरा पद है, इसका बताया गया कि इक के स्थान पर यण हो जाता है अच्छी परे होने पर। इक के बाद में अच्छी हो, अच हो, तो इस इक के स्थान पर यण हो जाता है। कब होता है? जब इक और अच्छी के बीच में कोई व्यंजन वर्ण न हो। इक और अच्छी के बीच में कोई व्यंजन वर्ण न हो। यहां देखिए, इक कहां है? ऊ है, और ऊ के पहले क्या है? ई। तो यहां पर बीच में कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं है। यहां देखिए ऊ है, तो इधर व्यंजन वर्ण है और इधर भी व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहां पर भी ये संधि नहीं होगी। तो देखिए अच यहां पर है और इसके पूर्व में, ठीक पूर्व में, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये हो रह गया तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य 1166। तो सप्तमी विभक्ति के निर्देश के द्वारा पूर्व से पहले वाले वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन होगा। तो यहां पर अची ये है, इसके पहले जो वर्ण होगा उसी के स्थान पर परिवर्तन होगा। कब होगा? इन दोनों के बीच में कोई भी व्यंजन वर्ण न हो, व्यवधान रहित हो, तब होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए हैं। अब देखिए, इस सूत्र को मैं रफ कर देता हूं और अब इसको समझेंगे। क्या बता दिया? अच्छी जो दूसरा पद है, इसमें जो अच है, इसके पहले कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं हो, इक हो, तो उस इक के स्थान पर हम यण कर देंगे। तो देखिए यहां पर क्या है? अच। अच का मतलब स्वर है, और स्वर भी
असमान हो, और आगे क्या है इक में ई ओ री री, ठीक है, तो यहां पर ई है, तो इसे इक के स्थान पर क्या हो जाता है यण, इक के स्थान पर यण हो जाता है। यण के कितने वर्ण हैं, य व र ल, ये 4 वर्ण हैं, तो कौन सा यण करें, यहां पर एक सीट खाली होगी, ई के स्थान पर हमें परिवर्तन करना है, ई के स्थान पर परिवर्तन करना है इसके स्थान पर, और यण कितने हैं 4 हैं, तो जहां पर एक सीट खाली होती है और यहां पर 4 लोग हैं, ये चारों आना चाहते हैं, सीट खाली होगी वहां पर चारों आना चाहते हैं, तो 4 तो आएंगे नहीं, एक पर एक ही आएगा, तो वहां पर क्या करें, तो वहां पर नेक्स्ट सूत्र आता है स्थाने अंतरतम, नेक्स्ट सूत्र नंबर 3 स्थाने अंतरतम है। स्थानीय अंतरतम का मतलब होता है प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, ये इसकी वृत्ति है स्थानीय अंतरतम की, इसका नंबर है 1150। प्रसंगे सति, सप्तमी विभक्ति के प्रसंग में समान आदेश हो, समान आदेश हो। अब समानता के आधार पर हम यहां पर यण करेंगे। समानता 4 प्रकार से देखी जाती है, पहली उच्चारण स्थान की दृष्टि से, आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से। व्याकरण शास्त्र में अधिकांशतः उच्चारण स्थान की दृष्टि से समानता देखी जाती है, तो यहां पर उच्चारण स्थान ई का क्या होता है तालु, और इधर उच्चारण स्थान तालु का कौन सा है ये, तो ई के स्थान पर क्या होगा साथियों, ये हो जाए, कौन सा यण होगा, ये हो जाएगा। अब हम संधि कर देंगे, क्या संधि होगी, देखिए सेवे उ सु और ध, आधा ध, क्योंकि ध के आगे ये है ये, और ये के आगे उ है उ, सुधु पाश्य, ये संधि हो गई सुधु उपास्य। कौन सी संधि हो गई साथियों, सुधु उपास्य। इस प्रकार से इको यणसी सूत्र के माध्यम से हम यण संधि सॉल्व करते हैं, यण संधि सॉल्व करते हैं। तो साथियों इसका दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।